अगर विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता, यानी अगर डेवलपमेंट के क्षेत्र आपस में ओवरलैप करते, व्यापन का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ओवरलैप करना। अगर विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से खुद और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो बताएंगे, अगर वैसे तो जनरली विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर ओवरलैपिंग होती है, लेकिन निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से खुद के और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? इसका जवाब दें। विशेष रूप से खुद के और दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति के बारे में बात करता है। तो क्या रहेगा? तो हमारा 100% उत्तर क्या रहेगा? हमारा 100% उत्तर इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि समग्र निर्माण के लिए कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? मतलब आपसे ये कह रहा है कि एक सिद्धांत है विकास का, वो ये बताता है कि समग्र निर्माण के लिए, यानी कि डेवलपमेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, यानी टू फॉर्म अ होल डेवलपमेंट, यानी जब आपको पूरा डेवलपमेंट का निर्माण करना हो, कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड हैं किसके? सब्सिक्वेंट प्रोसेस के। तो बताएंगे, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का, शीर्षगामी सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत? बताएंगे, शीर्षगामी यानी कि सिफेलोकॉर्डल, शीर्षगामी का मतलब है सिफेलोकॉर्डल, है ना, और अधोगामी का मतलब समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो अब आप मुझे बताएंगे, समग्र निर्माण के लिए कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं पहले हो रही हैं और फिर कुछ बाद में। अब यही अंतर है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो। सिंपल सा कह रहा है आपसे कि ओवरऑल का मामला होगा। अब इस सब में ओवरऑल की बात कहां होती है, समग्र की बात कहां होती है? उस समग्र में पहले कुछ स्पेशल एक्शंस होंगे और फिर बाद में समन्वित रूप में, यानी कि कोऑर्डिनेटेड वे में, समन्वित दोनों के मिलाकर विकास की प्रक्रिया होगी। तो यह उत्तर है इंटीग्रेशन का, कि समग्र का निर्माण, आपका ये पूरा हाथ चलेगा इंक्लूडिंग फिंगर्स। तो सबसे पहले कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं होंगी डेवलपमेंट की, कि केवल हाथ चल रहा है, बाद में उंगलियां चल रही हैं, और बाद में ये कोऑर्डिनेट होकर चल रहा है। समन्वित कोऑर्डिनेशन की बात एकीकरण का सिद्धांत यानी इंटीग्रेशन की थ्योरी करती है, क्योंकि समन्वय का मतलब है इंटीग्रेट करना, मिलाना। और समन्वय कब होता है बच्चे? समन्वय तभी होता है जब आप एकीकरण के सिद्धांत की बात करते हैं गुड्डा, क्योंकि उसके अंदर बोलते हैं कि पहले पूरा हाथ, फिर हाथ की उंगलियां, फिर हाथ और उंगलियां दोनों चलती हैं इंटीग्रेटेड वे में, और बच्चा चीजों को, दूध की बोतल को पकड़ लेता है। ये एकीकरण है। क्या आपने कभी पढ़ा सिफेलोकॉर्डल में कि समग्र का निर्माण होता है, कुछ विशेष प्रक्रियाएं पहले फिर बाद में कोऑर्डिनेटेड? कभी हमने कोऑर्डिनेटेड शब्द पढ़ा? क्या कभी आपने गुड्डा कोऑर्डिनेटेड शब्द, मैंने कभी आपको सिफेलोकॉर्डल में या प्रॉक्सिमोडिस्टल में कोऑर्डिनेटेड शब्द पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना, फिर हमने ये कैसे लगाया? बहुत बढ़िया चेतना, बी बताने के लिए आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट, कौन सा घटक, यानी कौन सा कंपोनेंट, ठीक है ना, आ जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट या घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा? तो कौन सा घटक होगा जो सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आएगा और जो डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा? स्कूली माहौल सामाजिक सांस्कृतिक हो सकता है, तंत्रिका संबंधी विकार, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्या ये हो सकते हैं बेटा सामाजिक और सांस्कृतिक? क्या बायोलॉजिकल आपकी प्री डिस्पोजिशंस, यानी बायोलॉजिकल आपकी प्रवृत्तियां वो हो सकती हैं, या जेनेटिक आपका जो स्ट्रक्चर है
वो सामाजिक सांस्कृतिक हो सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक तो स्कूल का माहौल होगा, परिवार का माहौल, अड़ोस पड़ोस का माहौल होगा, लेकिन ये सारी चीजें तो बायोलॉजिकल हैं। अनुवांशिकता, आपकी बायोलॉजिकल टेंडेंसीज, आपके न्यूरोलॉजिकल, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कहाँ हो सकते हैं? ठीक है ना। क्लास अगर अच्छी लगा करे तो क्लास को बिना किसी निर्विरोध रूप से लाइक किया करें, मन के भावों को रोका न करा करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आ जाए भैया। एक पेंसिल को पकड़ना खालिस्तान कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल धकेलना खालिस्तान कौशल का उदाहरण है, तो बताएंगे। बताएंगे बेटा जी। पेंसिल को पकड़ना खालिस्तान कौशल का, और बताते चलें भैया। पेंसिल को पकड़ना खालिस्तान कौशल, जबकि फुटबॉल को धकेलना खालिस्तान कौशल। पक्का? सब ए बता रहे हैं, सब ए बता रहे हैं, कोई भी कुछ भी गलत तो नहीं? ठीक है। पेंसिल पकड़ने के लिए ये छोटी छोटी उंगलियों की जरूरत होती है बेटा, ये चुन्नू चुन्नू उंगलियां, तो ये हो गया फाइन मोटर। और फुटबॉल को धकेलना ये हो गया ग्रॉस मोटर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताइए, पहले आप फाइन मोटर स्किल्स पर पूरा प्रॉपर तरीके से महारत हासिल करते हो, या ग्रॉस मोटर स्किल पे? पहले किस पर आप महारत हासिल करते हो? पहले आप ग्रॉस मोटर पर करते हो, याद रखना, फिर आप फाइन मोटर स्किल पर महारत हासिल करते हो, और इसे ही आप बोलते हो क्या? इसे ही आप बोलते हो प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, डिस्टल थ्योरी, यानी इसे ही आप कहते हो समीप दूराभिमुख सिद्धांत, कि पहले हम अपनी बड़ी मांसपेशियां जिनमें लगती है उन क्रियाओं पर, कौशल पर वो कमांड हासिल करते हैं, फिर हम सूक्ष्म गतिक कौशलों पर कमांड हासिल करते हैं। विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है? विच इज नॉट ट्रू अबाउट विकास। कौन सा सही नहीं है विकास के बारे में? विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। अच्छा साहब, बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास एक सिस्टमैटिक रूप में होता है। तो एज पर यू व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आपके अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या रहेगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही रहेगा आपको बताना है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है सही नहीं है। तो कौन सा आपको लग रहा है बेटा जी कि सही नहीं है? कौन सा आपको इसमें लग रहा है कि सही नहीं है? देखो, कुछ बता रहे हैं ए गलत है, कुछ कह रहे हैं बी गलत है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, वही हमारा उत्तर। हाँ जी, तो बताएंगे बेटा जी। वॉइस चली गई? वॉइस चली नहीं गई थी, मैंने वॉइस खुद ही ने हटा दी थी, मैंने वो वॉइस खुद ही ने हटा दी थी। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या रहेगा, जल्दी से जवाब देंगे, क्योंकि मैं शीतल दीदी से पूछ रही थी ना, क्योंकि शीतल दीदी भी आएंगी, तो क्या कहा, ये वाली बात। ए है पक्का? बिल्कुल सही बात है। विकास अनिरंतर तरीके से होता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। हर बच्चे की विकास की, डेवलपमेंट की रेट जो होती है वो अलग अलग होती है। आप अलग गति से सीखते हो, दूसरा अलग गति से सीखता है। आप किसी चीज को जल्दी समझ जाते हो, कोई देर से समझता है। तो बिल्कुल ये तो होता है। विकास में पालन और पोषण, यानी कि अनुवांशिकता, पालन और पोषण, यानी आपसे कह रहे हैं कि एक बात कर रहे हैं आपसे वातावरण की, और एक बात कर रहे हैं आपसे किसकी? प्रकृति की, यानी कि किसकी? अनुवांशिकता की। तो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो आप कहोगे जी दोनों का प्रभाव पड़ता है। और विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है,
बिल्कुल होता है बेटा, विकास सिस्टमैटिक होता है ना, हमें पता है सिर से लेकर पैर तक होता है ना, केंद्र से लेकर बाहर तक होता है, तो ये तो होता है। लेकिन विकास अनिरंतर होता है, डिसकंटिन्यू होता है, यही गलत है। क्योंकि जब तक ये ना कहा जाए कि पियाजे के अकॉर्डिंग, ये ना कहा जाए कोलबर्ग के अकॉर्डिंग, या ये ना कहा जाए कि भैया आपका क्या नाम है सिगमंड फ्राइड साहब के अकॉर्डिंग, या ये ना कहा जाए स्टेज थ्योरी के अकॉर्डिंग, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि विकास अनिरंतर होता है? विकास अनिरंतर कहां होता है मेरे बच्चे, विकास निरंतर होता है। तो डी वाले और बी वाले, ये इन सबको गुजिया बच गई हो मिर्ची की तो खिला दो, क्योंकि देखो इन्होंने बहुत मिर्ची की गुजियाएं खाई हैं, बहुत खाई है मिर्ची की गुजियाएं, ठीक है ना। आ जाओ। हालांकि डेवलपमेंट के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार, ये विकास को इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आप सापेक्ष रूप से पढ़ सकते हो? सिंपल है, आजकल ये क्वेश्चन एक बनता है बेटा कि आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके में तर्क, समस्या समाधान, विचार शामिल है तो वो विकास का कौन सा आयाम है? अगर आप सामाजिक भावनाओं को समझते हैं तो वो कौन सा है? तो सामाजिक सांवेगिक हो गया। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत बन रहे हैं, है ना, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ये बताओ। बिल्कुल। तो ये तो जाहिर सी बात थी, तार्किक विचार की बात आ रही थी, बौद्धिक क्षमताओं की बात आ रही थी, तो ये तो पहले ही क्लियर था कि ये कॉग्निटिव हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक हो जाएगा, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न, इसका जवाब आप दे सकते हैं। बिल्कुल। एक गुड़िया कह रही है मैम हम इतने प्रश्न हल करते हैं फिर भी एग्जाम में गड़बड़ी कर देते हैं, सिर्फ पढ़ने का तरीका गलत होना ये एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा, और कुछ नहीं है। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बन चुकी होती है, लेकिन आप पढ़ते गलत तरीके से हो। आप थोड़ा आराम आराम से चीजों को फोकस करते करते धीमे धीमे से समझा करो। तो प्राथमिक संस्था नो डाउट, आप क्या कहोगे? परिवार प्राइमरी संस्था है, इसमें तो किसी को कोई विरोध ही नहीं हो सकता। क्या रहेगा? परिवार प्राइमरी संस्था है, ऐसे पढ़ा करो। आप जब क्वेश्चंस ट्रेन करो दिमाग को, इसके क्वेश्चन के कीवर्ड पकड़ो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे बौद्धिक क्षमताएं, तार्किक विचार, हमें पता है बौद्धिक क्षमताएं, तार्किक विचार ये भावनात्मक में नहीं है, शारीरिक में नहीं है, सामाजिक में नहीं है, संज्ञानात्मक में है, बात खत्म। तो ये चीजें आपको मदद करेंगी। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव जो है उसे क्या कहते हैं? कितना इजी क्वेश्चन है। स्नेहा के कद में जो बदलाव है उसे क्या कहते हैं? हाँ, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, बिल्कुल सही बात टारगेट गवर्नमेंट टीचर, क्वेश्चन में ही आंसर छुपी छुपन छाई खेल रहा होता है। बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया शिव जी, आज आंसर की आ जाएंगे। बी, पक्का बी। ये सी वाले कौन थे जो कह रहे थे सीखना? अरे कद का सीखने से क्या अंतर पड़ता है? कद का सीखने से क्या लेना देना? ये तो वृद्धि की बात है, सीधी सी बात है, वृद्धि यानी कि हाइट की बात हो रही है। हर बच्चे के विकास की दर, आपसे कह रहे हैं हर बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता है। अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। हर बच्चे के विकास की दर को डेवलपमेंट माइलस्टोन को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है, यानी क्योंकि ये रैंडमली होता है, ये कह रहे हैं। विकास की दर की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये रैंडमली होगा, या आप डेवलपमेंट के माइलस्टोन को परख कर इनकी सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो।
या फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया के माध्यम से आपके बच्चे की डेवलपमेंट की रेट क्या होगी ये डिफाइन होती है। यानी कुल मिलाकर कोई बच्चा कितना डेवलपमेंट करेगा ये हेरिडिटी और कैसा वातावरण मिल रहा है दोनों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप विकास की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो, माइलस्टोन्स को सामने रखकर नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के डेवलपमेंट की रेट अलग अलग होती है। भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि रैंडम बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये कह रहा है रैंडम तरीके से होती है। नहीं भैया, सिस्टमैटिक है, डेवलपमेंट का तरीका तो सिस्टमैटिक ही है। गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता। अगेन दैट इज रॉन्ग, पर्यावरण की भी पूरी भूमिका। चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्य क्या सुझाता है? तो आपसे पूछ रहे हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? क्या आपका दिमाग एकदम प्लास्टिक का बन गया है? क्या आपका दिमाग एकदम प्लास्टिक की तरह हो गया है कि उसको आप बार बार रीयूज कर सकते हो? या आपका दिमाग प्लास्टिक हो गया है, उसमें कुछ जा नहीं रहा, एकदम ऐसा वाला मामला हो गया? तो ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है, इसका क्या क्या सुझाता है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत सेंसिटिव है। कि भैया आप अडोलसेंस की बात करो या आप बात करो किसकी गुड्डा, आप बात करो अडोलसेंस की या चाइल्डहुड की, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये बोल रहे हैं। पहला, विकास सभी बच्चों में एक समान रेट से होता है। क्या सभी बच्चों का डेवलपमेंट सेम रेट से होता है? नहीं होता। आप में से भी बहुत से बच्चे सेम रेट से सीख भी नहीं पाते, सब अलग अलग रेट से सीखते हैं। केवल हेरिडिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। क्या ये बात आपको सही लगती है कि केवल हेरिडिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, वातावरण डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता? गलत। एक क्षेत्र में डेवलपमेंट दूसरे क्षेत्र के डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता। अगेन दैट इज रॉन्ग। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब इस समय पर ब्रेन जो है वो क्या है, बहुत नाजुक है, कोमल है, तो बहुत सेंसिटिव पीरियड है ये। कौन सा? बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्योंकि इस समय पर बच्चे को आप कुछ भी बताओगे तो बच्चा उसको सच मान लेता है और उसी को फॉलो करता है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है एग्जाम टाइम में, जैसे गुड़िया पूछ रही थी कि मैम क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है तो क्या सीटेट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं? क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन लैंग्वेज बदल के चीजें वही रिपीट होती हैं। जैसे आपको मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे इसका जवाब देना। निम्न में से निम्न में से निम्न में से संवेदनशील अवधि कौन सी है ना? संवेदनशील अवधि यानी कि सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? अवधि कौन सी है? निम्न में से सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? कौन सी है भैया? तो सेंसिटिव पीरियड इनमें से कौन सा है बेटा, इसका आपको जवाब देना है। तो आपसे कहा जा रहा है शैशवावस्था, आपसे कहा जा रहा है किशोरावस्था, आपसे कहा जा रहा है बाल्यावस्था। अब बात आती है संवेदनशील किसके लिए? संवेदनशील किसके लिए? तो देखो, अगर मैं अभी रुक जाऊं, चौथा है नन, है ना? अब देखो भैया, मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे ही हम बात करते हैं, जैसे ही हम बात करते हैं कि भाषाई भाषाई विकास के लिए, मैं जैसे ही बात करूं भाषाई विकास, संवेदनशील भी अलग अलग है। अगर मैं कहूं भाषाई विकास, तो भाषाई विकास के लिए संवेदनशील जो पीरियड है, भाषाई विकास के लिए संवेदनशील पीरियड चाइल्डहुड होता है। क्योंकि यहां आपने जो सिखा दिया बच्चे को, जैसी भाषा सिखा दी वैसी ही रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग गाली देते हैं। जैसे मैंने कल परसों एक, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे देख रही थी मैं, एक बच्चे को ना इंजेक्शन लग रहा था और इंजेक्शन लगा हुआ डॉक्टर को गाली दे रहा था, तेरी ये, तेरी वो, तेरा ऐसे। अब जाहिर सी बात है संवेदनशील पीरियड है किसके लिए? भाषाई विकास के लिए। अब उसने अपने घर में देखा होगा कि कोई चीज आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो ये दो चार भोग हैं जो दिए जाते हैं, तो उसने उन भोगों का प्रयोग किया, डॉक्टर को दे रहा, वो भड़ाभड़ गाली दे रहा। ठीक, तो भाषाई विकास के लिए अगर संवेदनशील पीरियड पूछ ले कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं, तो वो चाइल्डहुड होगा। ये गलत मत करना है किसी भी हालत में, है ना? भाषाई विकास के लिए। और वैसे आपसे पूछे ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी कि मस्तिष्क नमनीयता, कि आप
विचार जो हैं वो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील विचार होते हैं, यहां पर बहुत बदलाव होते हैं। तो वैचारिक यानी कि मस्तिष्क नमनीयता की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? मस्तिष्क नमनीयता की अगर मैं बात करूं, मस्तिष्क नमनीयता की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो संवेदनशील अवधि भी बदलती है, संवेदनशील अवधि भी बदलती है। सेंसिटिव पीरियड का मतलब किस चीज के लिए सेंसिटिव है? यानी जैसे चाइल्डहुड है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है। क्यों सेंसिटिव पीरियड है? क्योंकि यहां आपने जो सिखाया वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पर बच्चे के दिमाग में आप कोई भी चीज बैठा सकते हो। तो किशोरावस्था और बाल्यावस्था दोनों ही ब्रेन प्लास्टिसिटी के मामले में यानी फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में संवेदनशील है। किसी व्यक्ति की अनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित सोर्सेस, किसी व्यक्ति की हेरिडिटी से संबंधित फैक्टर और एनवायरमेंट के से संबंधित सोर्सेस का डेवलपमेंट पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देखते हैं। कभी पारस्परिकता यानी इंटरैक्शन नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, या विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। क्या रहेगा? बिल्कुल कि भैया हेरिडिटी और एनवायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरैक्शन करते हैं। कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरैक्शन यानी बड़े ही जटिल तरीके से पारस्परिकता करते हैं, जटिल तरीके से इंटरैक्शन करते हैं। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं और उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं? आजकल यहां से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल बेटा जी यहां से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, बताएंगे फटाफट फटाफट बताएंगे। सबका ही सी है ना? संवेगात्मक है बेटा, जाहिर सी बात है, भावनाओं की बात हो रही है, व्यक्ति वस्तुओं के अड़ोस पड़ोस में इमोशनल कंपाउंड्स की बात हो रही है, तो ये शारीरिक नहीं हो सकता, आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता, संज्ञानात्मक भी नहीं है। ये सीधे सीधे क्या है? ये सीधे सीधे इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास के बारे में बच्चे खाली स्थान पहले हासिल करते हैं, फिर खाली स्थान के कौशल सीखते हैं। तो पहले क्या हासिल करेंगे, फिर बाद में क्या हासिल करेंगे? कोई बात नहीं पिंकू, आप परेशान मत हो, मेरे पास सोल्यूशन सबके हैं। ए, पहले स्थूल गतिक कौशल, पहले ग्रोस मोटर स्किल, फिर सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फिर फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चा सीखता है, और फिर दोनों को कंबाइनिंग बेसिस पर चलाने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं? अगर बच्चा फिर पहले ये कौशल सीखा, फिर ये कौशल सीखा, और दोनों का समन्वित प्रयोग करने लग जाता है, तो कौन सा विकास का सिद्धांत बन जाता है? दोनों का कंबाइंड प्रयोग, समन्वित प्रयोग करने लगता है। यानी पहले उसने सूक्ष्म गतिक कौशल यानी ये पूरा हाथ चलता था, फिर फाइन मोटर स्किल, फिर उंगलियां चलने लगी, फिर दोनों का कोऑर्डिनेटेड प्रयोग करने लगा, तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत बनता है? कोऑर्डिनेटेड प्रयोग। रोशनी, कोऑर्डिनेटेड प्रयोग की बात कर रही हूं मैं, बताएं बेटा। अभी तो अंतिमा, ये अभी तो क्या है कि होली के उपलक्ष्य में वैसे सभी बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, तो इस वजह से ये विशेष क्लास चल रही है। बाकी तो आपको पता ही है शाम के 8 बजे मेरी क्लास होती है। तो बताएंगे मुझे, बिल्कुल एकीकरण का या समन्वित प्रयोग की जब भी बात हो, इंटीग्रेशन की थ्योरी क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। जब भी मैं बात करूं कि फाइन मोटर स्किल और क्या कहें आपका आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल, दोनों गतिक कौशलों का समन्वित प्रयोग, एक साथ प्रयोग, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, एकीकरण। लेकिन अगर सिर्फ मैं इतना छोड़ दूं, अगर मैं सिर्फ इतना नहीं, फिर 8 बजे नहीं होगी, यहां हो गई है ना, तो आज 8 बजे फिर ये क्लास नहीं होगी। अब अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ के छोड़ दूं कि अभी तो मैंने पूछा समन्वित प्रयोग दोनों का, कि पहले फाइन ग्रॉस मोटर स्किल, फिर फाइन मोटर स्किल और दोनों का समन्वित प्रयोग, तो आपने कहा दीदी एकीकरण का सिद्धांत। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना पूछती कि केवल पहले सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास होता है, फिर सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास होता है, पहले स्थूल का विकास होता है, फिर सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास होता है, तो बताइए विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो इसका जवाब फिर क्या होता? जब अगर मैं ये पूछती, तो फिर इसका जवाब क्या होता? मैं समन्वित नहीं पूछ रही, मैं ये नहीं पूछ रही कि दोनों को मिलाकर, है ना,
उसका प्रयोग करना। तो आप दोनों को मिलाकर अब नहीं पूछ रही। जब मैं मिलाकर पूछती, समन्वित प्रयोग की बात करती कि ये भी इस्तेमाल हो रहा है, ये भी इस्तेमाल हो रहा है, दोनों मिलकर साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर आप कहते हो कि भैया दीदी एकीकरण का सिद्धांत या इंटीग्रेशन की थ्योरी हो रही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, तो फिर वो क्या होता? प्रिया पिट्टी लगा दूंगी, प्रिया रानी कह रही सेफेलोकॉर्डल होता, फिर समीप दूराभिमुख होता, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता। फिर हम उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी समीप दूराभिमुख। क्या कहते हैं? समीप दूराभिमुख कहते, समीप दूराभिमुख कहते। सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं कि पहले सिर का डेवलपमेंट, फिर धड़ का, फिर कमर का, फिर घुटनों का, फिर बच्चा चलने लगा है। ऐसे थोड़ी ना है। वो गतिक कौशल की बात जब आती है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल है। और सूक्ष्म गतिक कौशल और साथ ही साथ आपका स्थूल गतिक कौशल, दोनों को मिलाकर प्रयोग करने की बात आए, समन्वित आए, तो बात करना दोनों मिलकर, दोनों गतिक कौशल एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो बात आए, तो याद रखना फिर वो है एकीकरण का। पहले स्थूल गतिक कौशल, फिर सूक्ष्म गतिक कौशल, तो फिर याद रखना कि मैं बात कर रही हूं प्रॉक्सिमोडिस्टल की। क्लियर? एक बार बताएं, क्लियर? जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है अब? हाँ, दिशा का सिद्धांत भी बोल सकते हैं चाहत, लेकिन दिशा के सिद्धांत में भी प्रॉक्सिमोडिस्टल है ना। शुक्रिया उजैर, हैप्पी होली टू यू। लाडो रानी कहां जाओगी फास्ट पढ़ के? किस अवस्था में शारीरिक विधि तीव्र होती है? यानी कुल मिलाकर पूछ रहे हैं किस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से होता है? किस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, मतलब स्पीड में ही होता है फिजिकल डेवलपमेंट? आरंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, शिक्षा काल। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से। देखो, होने को तो किशोरावस्था में भी होता है, शैशवावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में तो आप जानते हो रुक जाता है। तो इनमें से भी किसी का जवाब देना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मानोगे? इन दोनों में भी सबसे तेजी से बात करें, सबसे तेजी से। बहुत सही, हमेशा याद रखना शैशवावस्था सबसे तेजी से इसमें होता है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 2 वर्ष तक में ये शैशवावस्था होती है। और याद रखो, बच्चा अपने पूरे जीवन का, ये मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, बच्चा अपने पूरे जीवन का जितना शारीरिक विकास करेगा उसका जस्ट आधी हाइट बच्चा 2 वर्ष में प्राप्त कर चुका है। याद रखना ऐसे स्टेटमेंट में कि शारीरिक विकास तेजी से हमेशा शैशवावस्था में है, किशोरावस्था से भी ज्यादा तेजी से है। क्यों किशोरावस्था से ज्यादा तेजी से है? यार वो इतना सा कुछ इंचों का बच्चा 3 फुटिया हो जाता है 2 साल के अंत तक। और जितने भी आपके वो हैं, कौन, जितने भी आपके, अब तो आप सीधे उत्तर लिखते ना, अंग्रेजी में क्या है हिंदी में क्या है उससे आपको क्या लेना देना। आप तो सिंपल उत्तर लिखते कि शैशवावस्था है दीदी, इन्फेंसी है, बात ही खत्म हो जाती। आप उसको बी, चाहे भैया जी ने कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां आप याद रखेंगे बच्चा 2 वर्ष में, 2 वर्ष की उम्र में जो उसकी हाइट होती है, जो हाइट होती है वो उसकी संपूर्ण हाइट का एग्जैक्ट आधा है। आप पता लगा सकते हो किसी का भी, अगर 2 साल के बच्चे की मैं हाइट मेजर करूं और वो 3 फुट है तो मैं इस बात की गारंटी देती हूं कि ये बच्चा एग्जैक्ट 6 फुट या 6 फुट कुछ इंच का होगा। तो वीर की हाइट अगर एग्जैक्ट 3 फुट होती है 2 साल के अंत तक, तो इसका मतलब साफ क्लियर है वो 6 फुट का निकलेगा, है ना। तो ये मैं नहीं कहती, ये पीडियाट्रिशियन भी कहते हैं, ये बात साइकोलॉजी भी कहती है। और ये बाल विकास के सिद्धांतों को अगर आप पढ़ते हो, ढंग की किताबें पढ़ते हो, एग्जाम ओरिएंटेड तो बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ते हो आप लोग, लेकिन हम तो ज्यादा पढ़ते हैं। तो अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपको उसके बाद ये चीजें पता पड़ती हैं। तो बच्चा 2 वर्ष की उम्र में जो हाइट होती है वो उसकी एग्जैक्ट हाइट की आधी होती है। तो बताओ सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ? क्या किशोरावस्था में वो बचा हुआ 3 फीट हासिल करेगा? नहीं। अगर यहाँ उसका 3 फीट हो गया है तो फिर थोड़ा बहुत तो आरंभिक बाल्यावस्था में भी धीमी होती है, लेकिन कुछ तो वहां पर भी प्राप्त करेगा।
फिर उसके बाद कुछ किशोरावस्था में प्राप्त करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उसने यहाँ हाइट को गेन किया, उसकी एग्जैक्ट हाइट का आधा होगा। ठीक, क्लियर हुआ? आ जाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? आपसे पूछ रहे हैं कौन सी स्टेज किसी की विकासशील अवस्था में, कौन सी स्टेज को आप कॉन्फ्लिक्ट स्टेज बोलते हो, कौन सी स्टेज को आप कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष की अवस्था बोलते हो? किस स्टेज में आप देखते हो कि संघर्षशील है व्यक्ति? किस स्टेज में आपको संघर्ष दिखाई देता है? किस स्टेज में आपको संघर्ष नजर आता है? विकास की किस स्टेज में बच्चा सबसे ज्यादा संघर्ष देखता है? किशोरावस्था। इसीलिए इसे तूफान, क्या कहेंगे, तूफान, संघर्ष, तनाव और दबाव की अवस्था बोलते हैं। तूफान, संघर्ष, तनाव व दबाव की अवस्था आप इसको बोलते हो। क्या बोलते हो? दबाव की स्टेज आप इसको बोलते हो। ठीक है ना, ये आप इस नाम से इसको जानते हो। नेक्स्ट, विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है? विकास के बारे में कौन सा कथन आपका गलत होता है? आपसे पूछ रहे हैं विकास के बारे में आपका कौन सा कथन गलत माना जाता है, इसका आप जवाब देंगे। विकास के बारे में कौन सा कथन आपका गलत माना जाता है? विकास के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, बताएंगे। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत माना जाता है? किस स्टेटमेंट को आप गलत मानते हो डेवलपमेंट के बारे में? सभी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। यही बताओ, इतने इन क्वेश्चंस को कैसे गलत कर सकते हो आप? चलो ठीक है, देखते हैं। विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। बी ही गलत है। भैया हर चरण के अपने खतरे हैं। जी बिल्कुल, विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। कौन कह रहा है कि ये कथन गलत है? अभी अभी आपको मैंने एक लाइन दी थी, आप उस लाइन को देखो। आपने कहा विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, यानी डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। और आप अगर, मैंने यहां पर आपको एक प्रश्न पूछा था, मैंने पूछा था विकास की प्रक्रिया को स्टिमुलेट किया जा सकता है यानी उद्दीपित किया जा सकता है, तो आपने कहा हाँ। लेकिन अब अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि ये बात उसे सही लग रही है कि भैया विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, तो या तो वो वहां झूठ बोल रहा था बाकी बच्चों को सुन के, या वो यहाँ झूठ बोल रहा है। अरे बेटा जी, विकास को स्टिमुलेट किया जाता है, वातावरण के द्वारा ही तो आप क्या विकास को उत्तेजित करते हो और उससे मदद मिलती है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि भैया विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, इस बात को न मान के आप इसे गलत मान रहे हो। जिन्होंने बी बोला उन्होंने तो बिल्कुल सही बोला कि विकास में आप वातावरण से स्टिमुलेशन पैदा करते हो, उत्तेजना पैदा करते हो, और इस उत्तेजना से ही डेवलपमेंट में मदद मिलती है। इसीलिए मैंने कहा था विकास की प्रक्रिया सहज है, लेकिन वातावरण के द्वारा आप उसे उत्तेजित कर सकते हो। विकास के हर चरण में खतरा है, और आपसे ये कह रहा है कि बताइए कौन सा गलत है। विकास, तो ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, ए भी गलत नहीं है। कौन कह रहा है कि ए गलत है? विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। जी बिल्कुल, विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। किशोरावस्था के अपने खतरे हैं कि भैया चोरी चकारी इनमें जा सकता है। शैशवावस्था के अपने खतरे हैं, सांप को पकड़ सकता है, छिपकली को पकड़ सकता है ना, हजार्डस चीजें। बाल्यावस्था के अपने खतरे हैं, बच्चा अपने आप को परिपक्व समझने की दिशा में चल रहा है, कुछ गड़बड़ियां कर सकता है, तो हर में खतरे हैं। रॉन्ग पूछा है आपसे, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, तो बी है जो कि इस बात को क्या कहता है, गलत कहता है। तो जितने भी बच्चे ये कह रहे थे कि ए गलत है, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रही हूँ ए गलत कैसे हो सकता है? विकास के हर चरण में खतरा होता है। जी, सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करता है, वाइगोत्स्की खुद कहते हैं। जी, विकास की हर स्टेज में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जी, बी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, बल्कि हम क्या जानते हैं कि विकास वातावरण से, स्टिमुलेशन से क्या हो जाता है, डेवलपमेंट में मदद मिलती है। ठीक, तो इसको क्या करना है, इसको ठीक करना है। ठीक, क्लियर? क्लियर हुआ? अमन बताएं कैसे सुई अटक जाती है, बताएं जरा मुझे, बताएं बेटा जी कैसे सुई अटक जाती है, इसका जवाब दें मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा डेवलपमेंट लेटर, अमन जवाब जरूर दीजिएगा, कौन सा डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड के लिए उपयुक्त नहीं है? आपसे पूछ रहे हैं कि जब डेवलपमेंट होगा तो लेटर चाइल्डहुड में
कौन सा डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा? नहीं होगा। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना लेटर चाइल्डहुड में कौन सा नहीं होगा? ठीक। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना। बताएंगे मुझे जल्दी से। बी, सभी का बी आ रहा है, निर्विरोध रूप से बी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखो, लेटर चाइल्डहुड के लिए सही ये नहीं है कि बच्चा यहीं पर रोल, सोशल रोल को टाइपिंग करना शुरू कर दे। बच्चा क्या करना शुरू कर दे? सोशल रोल टाइपिंग करना शुरू कर दे कि भैया हमें तो क्या करना है, ये काम लड़कियों के, ये काम लड़कों के, क्योंकि यहीं से फिर गड़बड़ी की शुरुआत हो जाएगी। सोशल रोल टाइपिंग गलत है। ठीक साहब, क्लियर हुआ? व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हम उम्रों के साथ, इसीलिए इसे आप क्या कहते हो? गैंग एज कहते हो। क्या कहते हो इसको? गैंग एज कहते हो। इसीलिए आप इसको टोली की उम्र कहते हो, टोली की उम्र इसको आप कहते हो, है ना? इन्हीं वजहों से तो आप कहते हो, इन्हीं वजह से तो आप कहते हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक मेरे को जवाब देना है आपको, बहुत जबरदस्त तरीके से। मैं देख रही हूँ कि वो बच्चा जवाब लिखे, लेकिन वो गायब हो गया, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है, ऐसे गायब हुआ वो बच्चा। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है और जवाब देंगे आप मुझे कि एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिकाएं या बच्चा जेंडर की पहचान या जेंडर उपयुक्त व्यवहार किस उम्र में करने लगता है? जवाब देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चा जेंडर युक्त व्यवहार या जेंडर की पहचान किस उम्र में करने लगता है? तो आप मुझे इसका जवाब देंगे, बच्चा जेंडर युक्त व्यवहार किस उम्र में करने लगता है। बहुत बार पूछा गया है ये, बताएंगे जल्दी। जेंडर युक्त व्यवहार किस उम्र में करने लगता है? 4 इयर्स, बहुत बढ़िया। ये इसका मतलब इन बच्चों ने बहुत फोकस करके उस चीज को पढ़ा है जो मैंने पढ़ाई है। क्या? 4 इयर्स। तो याद रखना, यहां लिख लेना जेंडर युक्त व्यवहार, जेंडर युक्त व्यवहार बच्चा 4 इयर्स में करता है व्यवहार। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे। 4 इयर्स पहचान भी कर लेता है बच्चा, ठीक है ना? बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशेषता नहीं है? अर्ली चाइल्डहुड की कौन सी विशेषता इसके अंदर नहीं है? इसे आप प्री गैंग एज बोलते हो, इसे आप इमिटेटिव एज बोलते हो, बच्चा अनुकरण करता है, नकल करता है, पूछताछ वाली अवस्था या प्ले एज। कौन सी एज नहीं है? कौन सी एज नहीं है? आरंभिक बचपन की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? खेलने की उम्र है, प्ले एज इसे बोलते हो आप, बिल्कुल। प्ले वे में जाता है बच्चा, प्ले एज है, बिल्कुल है। पूछताछ, हाँ भैया, तमाम तरीके के प्रश्न बच्चा पूछने लगता है। अनुकरण की अवस्था प्री गैंग एज, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेटर में गैंग बनाता है तो प्री गैंग एज यहां होगी। क्या कहोगे? यहां पर इसे आप अनुकरणीय अवस्था नहीं बोलते हो, क्योंकि शैशवावस्था के अंत में ही बच्चा, शैशवावस्था के अंत में ही बच्चा, शैशवावस्था के अंत में ही बच्चा क्या करने लगता है? अनुकरण करने लगता है। क्या करने लगता है? अनुकरण करने लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अनुकरणीय अवस्था को नहीं लोगे। ठीक, सब आ जाए। किसने कहा कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं? किसने कहा कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं? बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही न्यारा प्रश्न है। बिल्कुल इसका जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। आप जितने जवाब दो, मैं थोड़ा सा। बी बता रहे हो? वॉटसन ने कहा है? अरे यार, राल्फ टायलर की बात है। किन्होंने कहा है? राल्फ टायलर ने कहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण क्या बताता है? आपको स्कूल के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है, फॉर्मल एजुकेशन जो दी जाती है, वो क्या बताती है? फटाफट से बताएंगे।
हाँ जी, बी ही होगा, बी स्ट्रांगली राइट नाउ। अच्छा, औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण क्या बताता है? बच्चे का लर्नर प्रोग्राम ऑफ स्टडी या प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडी या कलेक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्टडी बताता है या बेसिक प्रोग्राम ऑफ स्टडी बताता है। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा जो होती है वो प्लान्ड होती है, क्योंकि वहां आपको पता है कि पेपर कब होना है, आपको प्रॉपर तरीके से पता है कि मूल्यांकन का दिन कौन सा होगा, मूल्यांकन कैसे होगा, मूल्यांकन भी फिक्स्ड है भैया आपका, है ना। टीएलएम कौन से आप यूज करोगे वो भी फिक्स्ड रहते हैं। पहले से ही आप हर चीज क्या कर लेते हो, प्लान कर लेते हो। प्री एक्टिव चरण में हम चीजों को क्या कर लेते हैं बेटा जी, प्लान कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो फिर हमारा उत्तर क्या होगा, बी। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए अनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हो, जैसे मैं आपकी स्टडी कर रही हूँ। जैसे सपोज करो पंकज अपने एक बच्चा है, इस गुड्डा का अपन स्टडी कर रहे हैं, पंकज की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर अपन पंकज की स्टडी कर रहे हैं, तो पंकज की स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा, इसका जवाब आप देंगे। अगर अपन को पंकज की स्टडी करनी है, पंकज के बारे में अपन को जानना है, तो पंकज के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा? तो अपन है ना पंकज को क्षैतिज रूप से और लंबवत रूप से दोनों तरीके से जानेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कि पंकज वर्टिकल क्या होता है बेटा जी, ये वर्टिकल है। ये क्या है बेटा जी, इसे कहोगे वर्टिकल। अपन देखेंगे पंकज जब 2 साल का था तो पंकज कैसा था, फिर 4 साल का था तो कैसा था, 5 साल का था तो फिर कैसा हुआ, 15 साल में कैसा हुआ, अभी 30 साल का हो गया पंकज तो कैसा है ना। तो अपन ये इसका वर्टिकल स्टडी करेंगे कि अलग अलग समय पर पंकज के बिहेवियर और चीजें कैसी थी। अब ये तो हो गया वर्टिकल यानी लंब रूप में। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल। ये होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होता है हॉरिजॉन्टल? इसका मतलब क्या है, क्षैतिज। इसका मतलब क्या होता है, क्षैतिज यानी सेम स्थिति में, समरूप में। तो जब अपना पंकज 2 साल का था, जब अपना पंकज था 2 साल का, जब पंकज 2 साल का था, तो उस समय पर अपनी वर्षा भी 2 साल की थी, वर्षा भी अपनी 2 साल की थी। अपना टारगेट गवर्नमेंट ये भी 2 साल का था, टारगेट गवर्नमेंट वो भी अपना 2 साल का था। अपनी रेशु रेशु ये भी 2 साल की थी। अब सेम टाइम पे अपन इनका सबका अध्ययन कर रहे हैं, है ना, कि ये 2 साल में कैसे उसमें थे। तो इससे हमें पता पड़ेगा कि पंकज अपना वर्षा, टारगेट गवर्नमेंट जॉब, रेशु के मुकाबले में 2 साल की स्थिति में कहाँ वो करता था, रिप्रेजेंट करता था खुद को, कहाँ बिलोंग करता था। तो इसे आप क्या कहते हो, फिर आप इसे कहते हो क्षैतिज। और ये है कि केवल इसमें वर्टिकल में केवल पंकज की ही जीवन के अलग अलग चरणों में क्या वृद्धि, क्या विकास रहा वो चेक करना है। और यहाँ पर क्षैतिज में हमें ये देखना है कि पंकज बाबू जो हैं वो अलग अलग स्थितियों में किस स्थिति में थे। ठीक है ना साहब, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पर सेम टाइम पे अलग अलग बच्चों के साथ उनको कंपेयर करना है, तो दोनों ही करेंगे हम। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना इसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। तो ये विकास के डेवलपमेंट के किस सिद्धांत को बताता है? एक व्यक्ति जल्दी सीख रहा है, एक व्यक्ति देर से सीख रहा है। कंटिन्यूएशन की बात हो रही है यहाँ पर, या जनरल से स्पेसिफिक की बात हो रही है यहाँ पर, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, या इंटर रिलेशनशिप की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। इसे आप कह सकते हो विकास की दर की विभिन्नता, है ना। विकास की दर की विभिन्नता, दर की क्या होती है, विभिन्नता होती है। विकास की दर की क्या होती है बेटा जी, विभिन्नता होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। अच्छा, सामान्य से विशेष की ओर, ये मैंने आपको हमेशा बताया है, आज इसको दिमाग में बैठा दूं, ऐसी साइंस की एक नॉलेज देती हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके कान एकदम कबूतर जैसे हो जाएंगे। क्या आपको पता है इनिशियली, और ये सत्यापित बात है, आप अपने साइंस के टीचर से पूछ लीजिएगा, जब इनिशियली, पहले मुझे भी लगता था कि सेक्स जो है वो पहले ही डिफाइन हो जाता है बच्चे का, ऐसा मुझे लगता था कि सेक्स पहले ही डिफाइन हो जाता है, जैसे ही बच्चा पेट में आता है, गर्भ का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो उसी समय डिफाइन हो जाता है एक्स एक्स और एक्स वाई क्या होगा। लेकिन ये मुझे बाद में पता पड़ा कि ये पूरे 1 महीने बाद कंफर्म होता है। हर लड़का जो यहाँ है वो भी सुन ले कि आप सब भी पहले 1 महीने तक जब मम्मी के पेट में थे, तो नो वन कैन टेल यू कि आप लड़का हो या आप लड़की हो, क्योंकि कारण ये था आपके अंदर भी बाय डिफॉल्ट वही सारी चीजें थी जो लड़कियों में होती हैं। यानी आपके अंदर वो हार्मोन या वो मटेरियल नहीं बना था जो कि बॉयज के लिए, जो आपके अंदर बॉय वाले हार्मोन पैदा करता है, जिससे चलते आपके टेस्टिकल्स बनते हैं और अन्य चीजें बनती हैं। तो ये डिफॉल्ट, स्पेसिफिक, जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं बेटा, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये विकास का नियम है कि आप हम सब बाय डिफॉल्ट, भगवान जी के यहां से जो जेंडर बाय डिफॉल्ट है वो है कौन सा, फीमेल जेंडर। 1 महीने के बाद आपके अंदर वो चीजें डेवलप होने लगती हैं
जो टेस्टिकल्स बनाएंगी, अन्य चीजें बनाएंगी जिससे आप विशेष की तरफ यानी एक्स वाई की तरफ मूव करोगे। तो ये हमेशा याद रखना कि जब हम 1 महीने तक के थे तो लड़के भी लड़कियां ही थे। ठीक साहब, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है पिंकू, ठीक है गुड़िया, पिंकू गुड़िया समझ गई इस बात को? ठीक, पिंकू गुड़िया समझ गई है, बहुत राजी राजी कह रही है कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत जोर से समझी हूँ। पिंकू गुड़िया के लिए ताली बजाएंगे सभी। पिंकू गुड़िया बहुत अच्छे से समझ गई है, एकदम दांत निपोर के कह रही थी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझे हैं हम। ठीक, तो ये है डेवलपमेंट, जनरल टू स्पेसिफिक, बाद में स्पेसिफिक हुए। ठीक, आ जाओ। नहीं बजाओगे, बजा दी, देखो पिंकू, देखो तुम्हारे लिए ताली बजाई, बहुत दांत निकले इस बात पे कि हे सब पहले लड़की थे, हे सब पहले लड़की थे, जनरल थे सब, जनरल में फिर स्पेसिफिक हुए, हे इसमें हंसने वाली क्या बात हो गई यार, ये तो एक बहुत जेन्युइन बात बताई है, साइंटिफिक बात है। आ जाओ। वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो जितने भी वेट लिफ्टर हैं, बढ़िया तरीके के पहलवान टाइप के जो लोग होते हैं, उनको पता ही है मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, तो किस तरीके का आहार लेना, बता। प्रोटीन, कार्ब्स, वसा, विटामिन, क्या लेना है इनको बहुत प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इनको क्या करना है, मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना है, तो क्या लेना है, प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेने, क्या लेने, कुछ बता रहे हैं प्रोटीन, कुछ बता रहे हैं कार्ब्स, कुछ बता रहे हैं वसा ले ले, वसा, वसा ले ले, ऊपर ही ऊपर इतनी मोटी चर्बी चढ़ा ले कि कोई घूसा मारे तो वो उस वसा में ही चिपका रह जाए, है बेटा, कि अगर कोई घूसा मारने की गलती कर भी दे तो वो उस वसा के अंदर ही वो रह जाए, मतलब उसके गुदगुदे पेट के अंदर ही वो घूसा फंस के रह जाए, इतना मांस है, इतना मांस का लूथड़ा। अरे बेटा, प्रोटीन की जरूरत होती है, मसल्स एक्सरसाइज में, पहलवानी में टूटती हैं, तो वो मसल्स टूटेंगी, बनेंगी भी, ठीक है ना, किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कार्ब्स तुम सूमो पहलवान से क्यों मैच कर लेते हो भाई, मैं वेट लिफ्टर पहलवान की बात कर रही थी, तुम उसको सूमो पहलवान की वसा खाए कि घूसा मारे तो वो एकदम थुलथुले पेट में ही उसके क्या हो जाए और घुसा रह जाओ। आ जाओ। चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं, आसपास, ये आप बता ही चुके हो। इमोशनल डेवलपमेंट है, गलती से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी यहाँ पे गलती से ही रिपीट हो गया। अरे यार, ये तो 2-3 तो भैया ने गलत ही रिपीट कर दिए। आ जाओ, यहां तक का हो गया, ये गलत तरीके से आ गए, ये रिपीटेड हो गए, सॉरी, माफी चाहूंगी। लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया है कि, लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया है कि, क्योंकि मैंने जब चेंज कराए थे ना, तो उस चेंज कराने के दौरान में भैया ने ध्यान नहीं दिए, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट ले लिए हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया है कि, क्या तर्क दिया है, इसका जवाब देंगे। क्या तर्क दिया है, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास सिक्वेंशियल यानी प्रोग्रेसिवली स्टेजेस में होता है, बच्चों के नैतिक विकास में लिंग भेद होता है। तो बताएंगे क्या होता है, लिंग भेद होता है? नहीं साहब, लिंग भेद नहीं होता। नैतिक चरण में सांस्कृतिक अंतर होता है? नहीं। इसी बात की तो उनकी, इसी वजह से इनकी आलोचना होती है, इसी वजह से क्या होती है, इनको आलोचना होती है, इसी वजह से लोग इनकी आलोचना करते हैं। नैतिक, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है या नैतिक विकास चरणों में होता है? इनकी थ्योरी चरणों की है, निरंतर तो ये कह ही नहीं सकते। जो भी बोल रहा है ए, वो एक बात बताओ, मैंने एक जगह पे आपको लिखाया भी है कि कोलबर्ग हो, क्या लिखाया मैंने आपको स्टेज थ्योरी के बारे में, कि कोलबर्ग हो या कोई भी हो, है ना, क्या बताया यहाँ पे मैंने आपको लिखाया है कि भैया आपको चेक ही तब करना है, इसीलिए कहती हूँ बहुत ध्यान से समझा करो, जब कहा जाए प्याजे, कोलबर्ग, फ्राइड, है ना, तो इन लोगों ने जिन्होंने स्टेज थ्योरी दी, ये क्या कहते हैं, विकास अनिरंतर होता है। तो ये कैसे संभव है कि इनके में हम ये कह दें कि विकास निरंतर होता है? तो नहीं बोलेंगे भैया, कोलबर्ग तो कह ही नहीं सकते कि विकास निरंतर होता है, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग तो विकास अनिरंतर है, तो ये तो कट ही गया यहाँ से। तो विकास क्या होता है, सिक्वेंशियल वे में होता है। आ जाए, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? बच्चे का पूरा फोकस इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको बताना है, आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोलबर्ग की बात करते हैं तो हमारे सामने आते हैं, क्या आते हैं बेटा जी, 3 लेवल आते हैं, यानी 3 स्तर आते हैं हमारे सामने, और 6 स्टेजेस आती हैं। क्या आती हैं? 6 स्टेजेस, यानी 6 अवस्थाएं आती हैं, है ना। और इनके सिद्धांत को आप स्टेज थ्योरी कहते हो। क्यों कहते हो भैया? क्योंकि इन्होंने चरणों में, अवस्थाओं में इस बात को बांटा है। इन्होंने 3 जो लेवल बताए, पहला बताया प्री कन्वेंशनल, क्या बताया? प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कन्वेंशनल स्टेज, जिसे इन्होंने पारंपरिक अवस्था का नाम दिया है। और फिर इन्होंने बताया है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या बताइए बेटा जी? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बताइए। प्री कन्वेंशनल स्टेज में नैतिकता परिणाम पर आधारित है
है ना, क्या रिजल्ट आया, परिणाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ कन्वेंशनल स्टेज में समाज पर आधारित है, समाज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और पोस्ट कन्वेंशनल में क्या इंपॉर्टेंट है, तो पोस्ट कन्वेंशनल में जो चीज इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो ये है खुद का विवेक, स्वयं विवेक। यहाँ पर बच्चा खुद से डिफाइन करता है कि किस चीज को उसको एक्सेप्ट करना है और किस चीज को नहीं करना। तो कहां पर बच्चा सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहां पर डिपेंड कर रहा है। उत्तर पारंपरिक यानी पोस्ट कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल या कन्वेंशनल। तो जाहिर सी बात है कन्वेंशनल स्टेज में यानी जहां पर पारंपरिक या परंपरागत या नैतिक अवस्था जो होती है उसमें व्यक्ति के लिए मैटर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो इस स्टेज में फोकस करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। ये नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को फोकस करता है। क्या आपको लगता है जेंडर के प्रभाव को फोकस नहीं किया, इसीलिए तो इनकी प्रिय स्टूडेंट कैरोल गिलिगन इनके लिए बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इनके सिद्धांत की आलोचना कर देती हैं वो। तो बताएंगे, आगे बताएंगे, ये बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति की सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता। ये सटीक स्टेजेस को कि किस अवस्था में कौन सी बच्चे की प्रगति कैसे हो रही है उसको नहीं शो करता। ये प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है या ये बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, क्या रहेगा। सबका डी बिल्कुल सही है भैया। बच्चों के सामने दुविधा रखी, क्या, हिंज की दुविधा, और फिर उनसे नैतिक तर्कणा कराएं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के क्या आधार हैं, किस बेसिस पर नैतिक विकास को आप पता लगाते हो। व्यक्ति की अनुक्रिया में व्यक्ति ने कोई चोरी करने के पक्ष में और विपक्ष में कौन सा तर्क दिया और उसके अंदर उस तर्क में उसने किस तरीके की रीजनिंग दी है उसकी बात करते हैं। एज की बात नहीं होती है, एज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो राइट आंसर बी रहेगा। व्यक्ति की उम्र को मैटर नहीं करते हैं। ऐसा देखो, आप ये देखो ना, 13 साल से ऊपर अगर मैं देखूं, 13 साल से ऊपर आप पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आ जाते हो। तो 13 साल से ऊपर अगर आप पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में हो तो 16 साल का व्यक्ति भी पोस्ट कन्वेंशनल में, 40 साल का व्यक्ति भी पोस्ट कन्वेंशनल में है। तो एज मैटर नहीं करती, वो तो आप एक स्लैब में आ ही गए, ठीक है ना। आ जाए, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस चरण पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई या परिणाम पर आधारित करता है। तो आपसे कह रहे हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग जो है, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस चरण पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों और सर्वोपरि अच्छाई या परिणाम पर आधारित करता है। सर्वोपरि अच्छाई, जस्टिस फॉर ग्रेटर गुड, जस्टिस फॉर ग्रेटर गुड। व्यक्ति अपने जजमेंट को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई पर, मतलब दुनिया का भला हो जाए, तो यूनिवर्सल इथिकल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का विकास। बी बताने वाले इस बात को याद रखें, अच्छा लड़का अच्छी लड़की ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा सोसाइटी से अनुमोदन चाहता है। अगर ये लिखा आता कि बच्चा सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहता है, अनुमोदन चाहता है, बच्चा समाज में अपनी इमेज को अच्छा चाहता है, तो आप कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की। जहां साफ कहरा जा रहा है समाज का स भी नहीं है, बी कैसे हो सकता है। जहां समाज का स भी नहीं है वहां बी कैसे हो सकता है। जहां लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे उसके बारे में लोग का ल भी नहीं है, तो आप कैसे लेकर आ सकते हो अच्छा लड़की अच्छी लड़का। अरे सिंपल बोल रहा है, सर्वोपरि अच्छाई कि सब कुछ सबसे ऊपर है, व्यक्तिगत अधिकार सबसे ऊपर है। तो वो बात कर रहा है यूनिवर्सल इथिकल ओरिएंटेशन की, कि दुनिया का भला हो, मेरा नुकसान हो जाए। वो सोशल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा। सोशल ऑर्डर भी कानून और नियम की अवस्था है, वहां पर भी कानून और नियम सबसे ऊपर रखने की बात होती है, लेकिन वो सिंपल बात कर रहा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की। तो डी होगा। कैसे आपने बी बोला भाई, मैं समझ नहीं पाई इसको। लेकिन अब बी वाले बताएंगे ही नहीं कि दीदी हमने ये सोचा था। अब बी वाले बताएंगे ही नहीं कि हमने ये सोचा था जिस वजह से हमने हमारे दिमाग में ये आया। लेकिन यही तो रोना है। इसीलिए तो जब आप बताते ही नहीं हो कि आप क्या सोच के बी उत्तर दे रहे थे, तो फिर कैसे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। आपको पता तो होना चाहिए कि मेरे को ये लगा इस वजह से मैंने बी दिया। फिर जब आप पूछते हो ना
कि हम हमारे नंबर नहीं बढ़ते, हम कैसे करें, कैसे कोई बता पाएगा आपको, क्योंकि मेरे को पता नहीं ना आप किस दिशा में सोचते हो किसी क्वेश्चन के लिए। अगर आप ये बता पाओ कि मैम हमने बी उत्तर देने में ना ये सोचा था, तभी तो मैं बता पाऊंगी कि आप किस लेवल पे सोचते हो, क्या सोचते हो, तब आपके उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अब कोई बताएगा थोड़ी ना। हाँ, पता नहीं क्या सोचे मैम जी, देखो पांडे जी कह रहे पता नहीं क्या सोच लिए थे, ऐसे ही उत्तर दे दिए थे। ऐसा तो नहीं होता बेटा। आ जाए, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग किस लेवल पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? किस लेवल पर नैतिक चिंतन जो है वो शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है, कि जो नैतिक चिंतन है आपका वो सोसाइटी के इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव पर आधारित होता है। किस लेवल पर जो आपका थिंकिंग है वो सोसाइटी के इनिशियल पर्सपेक्टिव पर आधारित होता है, यानी सोसाइटी यानी कि समाज पर आधारित है। इसका जवाब प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, लेट कन्वेंशनल। लेट कन्वेंशनल कोई स्टेज इन्होंने बताई नहीं थी, ठीक है ना। तो बताएंगे किस कन्वेंशनल में, बिल्कुल पारंपरिक कन्वेंशनल में, जहां पर दो स्टेजेस होती हैं, एक है गुड बॉय गुड गर्ल, है ना, गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज, और दूसरी है कानून और नियम की अवस्था, की हर हालत में कानून और नियम क्या रहे, उनका पालन होता रहे। कानून व नियम की अवस्था क्या होता रहे, कानून और नियम का पालन हर हालत में होता रहे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेवल लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो आपसे पूछ रहे हैं कौन सा लेवल उन्होंने शामिल नहीं किया है, उनकी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में किस लेवल को शामिल नहीं किया जाता? कन्वेंशनल लेवल, अनकन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इसका जवाब देंगे बिल्कुल अनकन्वेंशनल कोई लेवल नहीं है उनका, अनकन्वेंशनल कोई लेवल नहीं है। कन्वेंशनल लेवल पारंपरिक लेवल में समाज पर आधारित है नैतिकता, समाज जो सही माने वो बच्चा सही मानेगा। पोस्ट कन्वेंशनल में खुद के विवेक पर, यानी कि यहां पर वो सर्वोपरि भलाई के बारे में सोचता है सबके। प्री कन्वेंशनल में परिणाम पर, यानी कि रिजल्ट पर डिपेंड करती है कि परिणाम कैसे आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है? हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया वो क्या था? हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को आप कहते हो कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि भैया मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। क्या होती है? कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, यानी कई तरीके की आपकी क्या होती है गुड्डा, कई तरीके की आपकी बुद्धि होती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी। आपसे पूछ रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग बुद्धि एक यूनिटरी स्ट्रक्चर है। जो इंसान बोल रहा हो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है वो यूनिटरी कैसे बोलेगा? बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। बुद्धि को 3 प्राइमरी मानसिक क्षमताओं में विभाजित किया जाता है। बुद्धि को अलग अलग स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय यानी यूनिक बायोलॉजिकल बेस होता है। बिल्कुल कई तरीके की बुद्धि हो सकती है, जिसमें हर एक टाइप का एक यूनिक तरीके का क्या होगा, बायोलॉजिकल बेसिस होगा, एस्पेक्ट होगा। ठीक, एक टीचर खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें बच्चों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो जरा मुझे जवाब देंगे, जरा मुझे इस बात का जवाब देंगे कि एक टीचर खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें बच्चों को एनवायरमेंट में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, एनवायरमेंट में विभिन्न चीजों को बच्चा डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद वो क्या है कैसे हैं उनके स्कीमाओं का विश्लेषण करे। तो किस तरीके की बुद्धि में ये चीज देखने को मिलती है? प्राकृतिक बुद्धि में ये चीज देखने को मिलती है, यानी नेचुरल इंटेलिजेंस में ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। एक बच्चा किसी काम को करने में जितना कम सक्षम होता है, टीचर को उतने ही ज्यादा संकेत इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है तो टीचर को फिर इसकी मदद को कम कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि को आईक्यू की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये भी बात सही है, लेकिन इससे आपस में कोई रिलेशन है? आप कह रहे हो बी असत्य है। बेटा बिल्कुल सही बात है, आईक्यू टेस्ट से मैं आपकी बुद्धि को सटीक रूप से नहीं माप सकती, बिल्कुल सत्य वचन है, सत्य है। आप कह रहे हो नहीं, अगर मैं ये लिखा होता यहाँ कि आईक्यू टेस्ट से बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है तो आप कहते कि असत्य है, लेकिन ये भी सत्य है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ आप पाड़ संकेत की बात करते हो, एक तरफ आप बात कर रहे हो पाड़ की, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो आईक्यू की। इनका आपस में क्या लेना देना है? दोनों सही है लेकिन आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। दोनों सही है लेकिन आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। तो क्या हो गया, ये आपका मामला कट जाता है।
ठीक। बेटा बड़ा है तो आप छोटे बच्चे थोड़ी ना, क्वेश्चन अगर बड़ा है गुंजन तो आप भी तो कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना। वॉइस घड़घड़ाने लगी। देखा। हाँ बेटा डेली क्लास। आप छोटे बच्चे नहीं हो ना गुंजन गुड़िया। अब बताओ अभी ठीक है ना। देखो पंकज लिख रहे हैं क्रिएट द वॉइस प्रॉब्लम। क्रिएट करूं या क्लियर द वॉइस प्रॉब्लम। ये क्रिएट करूं या क्लियर करूं। अभी भी बफरिंग हो रही है एक बार बता दो। अब तो क्लियर है ना। तो ये वो वाले बच्चे होते हैं जो पीछे चल रहे होते हैं 5-10 मिनट। ये बाद में लिखते हैं। ठीक है। तो इसका आपस में क्या रिश्ता था। बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े क्वेश्चन को देखते ही डर के मारे भाग जाओगे। हैं छोटे बच्चे हो छोटी बच्ची हो क्या। आराम से क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। क्या मानते थे भैया जी। हर व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ये मानते थे। बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है कि बोले जन्म के समय ही तय हो जाती है। ये मानते थे। या प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही तरीके की बुद्धि होती है। या बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूलन होने की सामान्य क्षमता है। क्या क्या रहेगा उत्तर। ए राइट बता रहे हो। आज नहीं देगा। ए स्ट्रांगली राइट। पक्का सबका। ए स्ट्रांगली राइट है। चलिए। तो हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बिल्कुल यही मानना था। बुद्धि जन्म के समय प्री निर्धारित होती है। नहीं प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि। नहीं बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूलन नहीं। ठीक साहब आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति में जो हार्वर्ड गार्डनर साहब की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। एक आईक्यू। यार ये मेरे फोन को भी पता नहीं क्या हो गया। एक साथ ही ताता थैया हो गया। बताएंगे क्या जवाब देंगे। जो आप जवाब देंगे वही मान लिया जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। एक निश्चित आईक्यू होती है। जन्म के समय निर्धारित अलग अलग मात्रा में संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे। एक कवि एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक होने की मात्रा की संभावना है। अधिक मात्रा में होने की संभावना है। एक कवि एक लेखक एक कहानीकार इनके अंदर कौन कौन सी बुद्धियां हो सकती हैं। पहले तो आप इसके जवाब दो। ये तो ठीक है आपका जवाब है भाषाई बुद्धि ज्यादा होगी। लेकिन आप बताइए इनके अंदर और कौन सी बुद्धि हो सकती है। इन सब के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी होती है। कौन सी इंटेलिजेंस भी होती है। इंटरपर्सनल। क्या होती है बेटा इंटरपर्सनल। एक अच्छा कहानीकार है या एक अच्छा कवि है तो वो जानता है दुनिया क्या सुनना चाहती है। तो कभी बादल बरसता है कभी दीवाना कहता है मगर धरती की बेचैनी को तो बस बादल समझता है ये कह देते हैं और कभी अपने अपने राम कह देते हैं। तो एक कवि में एक लेखक में और एक कहानीकार में भाषाई बुद्धि तो है लेकिन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी है। यानी वो दूसरों के भावों को भी समझता है।
दूसरों की इच्छाओं को, भावनाओं को भी समझता है। तो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये मामला रख देता है ना। तो कभी प्रेम की बातें भी हो जाएंगी, कभी भक्ति की बातें भी हो जाएंगी, और कभी राष्ट्रभक्ति की भी बातें हो जाएंगी। तो ये है खुद को समझने, अपने विचार, अपने संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस तरीके की बुद्धि में आते हैं। तो बताएंगे खुद को समझना है भैया। क्या बेटा जी? खुद को समझने की। हाँ हाँ हाँ, वही वही, कोई पागल, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वही वाली बात है। ठीक है ना, वही वाला मामला है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। खुद को समझने, अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस तरीके की बुद्धि शामिल है। खुद को समझना, बहुत सही बात है। खुद को समझना, तो कायदे में ये क्या होना चाहिए था, इसको यहां पर इंट्रा पर्सनल लिखा होना चाहिए था। खुद को समझना तो इंट्रा होता है, इसको अंग्रेजी में देख लेना, वहां पर है ना, अंग्रेजी में जरूर देख लेना, इसको आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक पक्ष के, कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्रश्न इस तरीके के मामले को आंकते हैं। तो इसका जवाब आप देंगे, जल्दी से देंगे बच्चे, इसका जवाब आप जल्दी से देंगे। गार्गी मैम, मेरा सीटेट क्लियर हो गया आपकी वजह से, थैंक यू। बट मेरे 92 मार्क्स हैं, आंसर की में सही थे, बट आंसर की में 88 आया। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अगर आपने अपनी उसको ठीक किया हो तो 92 से 88 थोड़ी ना हो सकता है बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। वो गलत ही थे तभी तो 88 थे। सबका जवाब क्या है? सी, पक्का? सी सी सी, सबने सी बताया है? ठीक है साहब, तो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष, एनालाइज करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधित परियोजनाओं के द्वारा उपार्जित किया जा सकता है। इतिहास की विधियां कैसे मदद करती हैं, कैसे सहायक हैं, कैसे, तो बच्चा एनालाइज करेगा। बहुत बढ़िया, बी होगा। तो ये कट गया। अच्छा, विविध भारती कार्यक्रम को कितनी क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय, ये फिक्स है, ये कट गया। ठीक है ना, तो सी नहीं होगा, सी जिस जिसमें है काट दो। उत्तर है आपका एबीडी। कौन है समझदार आदमी? तुमने बी उत्तर दिया। बी उत्तर कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा भी नहीं था, मैं तो तुम्ही पे डिपेंड कर रही थी कि चलो तुम ही बताओ पहले, लेकिन तुमने तो एकदम ही नाश मार दिया बुद्धि का। क्यों भाई काका लोगों, इतना तो कठिन नहीं था, इतना तो कठिन नहीं था जो तुमने करके दे दिया मेरे गड़बड़ी में। अप्लाई करने का कौशल, कि आपने जो सीखा है आप उसे अप्लाई करोगे। आपके अकॉर्डिंग सरकार को किसानों को कर मुक्ति दिलाने में क्या करना चाहिए, तो जो आपने सीखा होगा आप उसे अप्लाई करके बताओगे क्या करना चाहिए। कल्पना करें कि आप अगर मछुआरों के समुदाय के परिवार से हो और इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लो या बनिए से लो, तो आप क्या विचार देंगे? तो आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करोगे कि भैया बैंक से लो, बनिए से मत लो। कुछ शैलों की आकृति कुकुरमुत्ते जैसी होती, कारण बताओ। नहीं साहब, ये भी नहीं, सी काट दो। ए और बी तुम्हारा उत्तर है, जहां ए और बी दिखे वही तुम्हारा उत्तर बैठ जाता है। आगे बढ़ो। मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है। बताओ यहाँ कहां पर मूल्यांकन की बात आ रही है, कहां पर मूल्यांकन की बात आ रही है, जल्दी से बताएंगे। मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब इवेल्युएट करना। आप, मैंने आपको की पॉइंट पढ़ाए थे कि जहां पर भी आए कि भैया क्या प्रभाव वो पड़ा वो देखो, आप कितना सही मानते हो वो देखो, तो आप उसका मूल्य आंक रहे हो। बताओ क्या होगा? बिल्कुल सारे लोग अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग।